Me, Dr. Atul Garg, Government Bangalore College, Deedwa. Dear students, today we will discuss triple integral and differential calculus of BSc Part First. हमने डबल इंटीग्रल पढ़ा था। ट्रिपल इंटीग्रल का वीडियो ठीक तरह से नहीं आ पाया, इसलिए इसको पेपर पे लेके दोबारा समझ रहे हैं। इसमें डबल इंटीग्रल अपन ने देखा था, डबल इंटीग्रल की वैल्यू भी निकाली थी। उसी प्रकार से अगर अपने को ट्रिपल इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेट करने को दे तो अपन किस प्रकार करेंगे और उसका क्या मतलब है। तो त्रिविम में कोई वॉल्यूम दे रखा है जिसका क्षेत्र का मान अगर किसी पर अपन उसका प्रक्षेप लें, प्रोजेक्शन लें तो v है। तो इस क्षेत्र पर अगर हर एक बिंदु पर एक फलन परिभाषित है x y z, बिंदु पर f x y z एक फलन बना लिया तो वो परिभाषित है। तो इसके क्षेत्र v के प्रत्येक बिंदु पर फलन परिभाषित है, मान जानते हैं अपन। अब क्षेत्र v को अपन डिवाइड करते हैं n लघु आयतनों में। तो जो क्षेत्र जिसका प्रोजेक्शन था उस पूरे वॉल्यूम को अपन लघु आयतनों में डिवाइड कर रहे हैं, डेल्टा v1, डेल्टा v2, डेल्टा vn। तो n लघु आयतनों में उस क्षेत्र ए जिसका प्रोजेक्शन था उसको v जिसका प्रोजेक्शन था उसको अपन लघु आयतनों में पूरे को विभाजित करें तो आरवें लघु भाग या लघु आयतन का मान डेल्टा वी आर लें, जिस पर बिंदु जो एक्स आर वाई आर जेड आर है उस पर फलन का मान एफ एक्स आर वाई आर जेड आर है परिभाषित है। तो फिर अपन समेशन निकालें अगर ऐसे सारे फलनों का एफ एक्स आर वाई आर जेड आर का समेशन आर इज इक्वल टू 1 से n डेल्टा वी आर। तो एफ एक्स आर वाई आर जेड आर इंटू डेल्टा वी आर का समेशन निकाल रहे हैं r बराबर 1 पर, फिर r बराबर 2 पर, फिर r बराबर n पर। इन सब का मान का योग अपन निकाल रहे हैं r इज इक्वल टू 1 से n तक का। अब n को जो अपन ने n भागों में भाग में या उप आयतनों में विभाजित किया था उनकी संख्या इन्फिनिटी कर दें। यहाँ नोट करने वाली बात है, जो n उप आयतनों में अपन ने बांटा था क्षेत्र को, उसको अगर अनंत कर दें तो अनंत करने पर ये जो उप आयतन का क्षेत्रफल है या आयतन है वो आयतन शून्य की ओर अग्रसर होगा, क्योंकि अपन ने n भागों में बांटा है। तो r भाग का आयतन अपन ने डेल्टा वी आर ले लिया। लेकिन जब बहुत अनंत उप आयतनों में बांट रहे हैं उसे, तो ये सारे आयतन बहुत छोटे छोटे हो जाने हैं, लगभग ज़ीरो की ओर अग्रसर हो जाएंगे अगर n को इन्फिनिटी की ओर अग्रसर करेंगे। तो फिर इस केस में जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ले रहे हैं, n टेंस टू इन्फिनिटी लेने पर n टेंस टू इन्फिनिटी लेने पर ये अपना इंटीग्रल बन गया, या समेशन का जो मान था समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n एफ एक्स आर वाई आर जेड आर डेल्टा वी आर, इसी को कहते हैं ट्रिपल इंटीग्रल एफ एक्स वाई जेड डी वी। इसी का मान ये त्रिसमाकलन कहलाता है। तो ये अपने को देखना है। कैसे हो गया? हाँ, तो ये मान ये आ गया इसमें। अब इस इंटीग्रल का मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो इवैल्यूएशन मान ज्ञात करना। तो ये एक ट्रिपल इंटीग्रल दे रखा है, ट्रिपल इंटीग्रल वी एफ एक्स वाई जेड, इसका ये इस ट्रिपल इंटीग्रल का मान अपने को ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए अब लेते हैं उसे, इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए एक वॉल्यूम मान लीजिए अपन एक्स वाई जेड प्लेन में एक वॉल्यूम कोई दे रखा है जिसका एक्स वाई प्लेन से लेके ऊपर तक जहाँ तक वो गया हुआ है, जेड की लिमिट अगर अपन निकालें तो z बराबर z1 एक्स वाई से z बराबर z2 एक्स वाई तक गया है। और एक्स वाई की लिमिट वैसे ही निकालेंगे जैसे द्विसमाकलन में निकालते हैं। तो द्विसमाकलन के लिए जो भी अपने को वॉल्यूम दिया गया है उसके लिए अपन उसे
छोटे छोटे वॉल्यूमों में बांटेंगे। जैसे डेल्टा वी वॉल्यूम मैंने ले लिया कोई सा एक, तो एक ऐसे आयतनों से उसको ऐसे या यूँ कहें बार से उस क्षेत्र को डिवाइड करेंगे आयतनों से, इन खंडों से। तो वहाँ तो अपन छोटे छोटे खंडों में विभाजित करते थे, स्क्वायर बनता था, या वॉल्यूम वाला बनेगा। तो ये पूरी खड़ी बार्स बनेंगी। तो इस वॉल्यूम में z के लिए अपन ने ये जो भी अभी अपन एक बात आगे करेंगे उसमें बताएंगे कि किस तरह से वॉल्यूम में अपन कोई भी क्षेत्र दिया गया उसको किस तरह से इस तरह की बार से डिवाइड करें। तो इसमें z की लिमिट अपन z1xy से z2xy तक लेंगे। तो इसमें जब डेल्टा z टेंड्स टू 0 हो तो xy को अचर मानते हुए z के सापेक्ष समाकलित किया जाएगा, और उसकी लिमिट मैंने भी बताई वैसे ज्ञात करेंगे। तो फिर z की लिमिट आ जाएंगी, और xy की लिमिट जैसे द्विसमाकलन में निकालते आए थे अपन, ठीक उसी प्रकार निकाल के इस ट्रिपल इंटीग्रल का मान ज्ञात करेंगे। तो इसमें अगर इसको ठीक करके देखना चाहें तो ये ट्रिपल इंटीग्रल v f x y z dv का मान देखें तो डबल इंटीग्रल तो बाहर छोड़ दिया, और ये अंदर इंटीग्रल एक ले लिया अपन ने। z का मान z1xy से z2xy तक, ये जो z1xy है यहाँ से z2xy तक, ये जो डिवाइड किया गया है क्षेत्र को या जो आयतन दिया गया था उसको, तो उसके अपन लिमिट रखें z1xy से z2xy तक। f x y z dv एज इट इज़। तो सबसे पहले अब अपने को dz के सापेक्ष इंटीग्रेट करना है, z के सापेक्ष, तो dz अंदर लेंगे, और बाकी अभी dA लिख दिया जिसका मान dx dy होगा, वो आगे लिख दिया जाएगा। अब यदि क्षेत्र A वक्र y इज इक्वल टू y1x से y इज इक्वल टू y2x तथा x इज इक्वल टू a x इज इक्वल टू b तक, मान लो ये क्षेत्र दिया गया है, तक परिभाषित हो, तो जो समीकरण एक अभी अपन ने लिखी थी उसको निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। x की लिमिट तो सबसे पहले तो बाहर तो x की लिमिट है, x इज इक्वल टू a से x इज इक्वल टू b, y इज इक्वल टू y1x से y इज इक्वल टू y2x तक, और z इज इक्वल टू z1xy से z इज इक्वल टू z2xy तक, ये इंटीग्रल की लिमिट हो जाएंगी। तो इसमें x और y की लिमिट तो वैसे ही निकाली है जैसे अपन पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं डबल इंटीग्रल में, बिल्कुल उन्हीं प्रकार से निकाली है, तो वो तो अपन निकाल लेंगे। और z की लिमिट यहाँ अपन ने निकाल ली, तो फिर ये f x y z का समाकलन करना है, जो भी फलन दिया गया होगा उसका समाकलन करना है, पहले z के सापेक्ष, फिर y के सापेक्ष, फिर x के सापेक्ष। तो यहाँ dz dy dx लिखा हुआ है। इस प्रकार इस त्रिसमाकलन का मान ज्ञात कर लिया जाता है। तो ये ठीक उसी प्रकार से केवल लिमिट निकालने का कॉन्सेप्ट इसमें मेन है कि अपन लिमिट z की भी निकाल लें, फिर y की भी निकाल लें, फिर x की भी निकाल लें। तो पहले तो अपन पट्टियों से विभाजित करते थे, अब खंड जिसे बार भी कह सकते हैं वॉल्यूम वाली, ऐसे खंडों से विभाजित बार से विभाजित करेंगे, और बार में देखेंगे z की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है। इसके क्वेश्चंस करने से पहले एक डिरिचलेट इंटीग्रल का भी अपन यहाँ पे अध्ययन करेंगे, क्योंकि डिरिचलेट इंटीग्रल के रूप में जब भी सवाल बनेगा अपन इसका सीधा मान ज्ञात कर सकते हैं बिना इंटीग्रेट किए। तो अपने सवालों में ये भी अपने सामने रहेगा कि दिया गया प्रश्न क्या डिरिचलेट इंटीग्रल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है क्या, और अगर दिया गया प्रश्न डिरिचलेट इंटीग्रल के रूप में लिख लिया गया तो उसका फिर सीधा मान गामा फंक्शन के रूप में बड़ी आसानी से अपन लिख देंगे। तो डिरिचलेट इंटीग्रल क्या है कि ट्रिपल इंटीग्रल किसी एक वॉल्यूम दिए गए पर अपने को निकालना है, एल एक्स की पावर तो l-1 हो, y की पावर m-1 रूप की हो, z की पावर n-1 रूप की हो, तो dx dy dz का मान हो जाएगा गामा l गामा n अपॉन गामा l प्लस m प्लस n प्लस 1। तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि गामा फंक्शन के रूप में अपन ने लिख दिया। जैसे गामा 5 का मान अपन जानते हैं, गामा 5 का मान 4 3 2 1 है, तो गामा 5 को अपन 5 फैक्टोरियल 4 भी गामा उसको अपन गामा n का मान या गामा n प्लस 1 का मान n गामा n के रूप में भी अपन लिखते हैं, अपने को मालूम है, तो वही अपन यहाँ लिख देंगे। और ये जो डिरिचलेट इंटीग्रल दिया गया है यह इस क्षेत्र में परिभाषित होना चाहिए, x भी धनात्मक हो, y भी पॉजिटिव हो, z भी पॉजिटिव हो, और x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इज इक्वल टू 1 है, इस क्षेत्र में परिभाषित है। तो इस त्रिसमाकलन का मान अपन सीधा गामा फंक्शन के रूप में लिख सकते हैं। इसका प्रूफ देखते हैं।
हमें दिए गए त्रिसमाकलन का मान, इसका ऊपर जो डिरिचलेट इंटीग्रल में दिया गया है उसका मान ज्ञात करना है, जहाँ समाकलन 3 निर्देशी तल तथा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 के बीच में परिबद्ध है। अब अगर अपन इस पर गौर करें तो इसमें साफ है कि जैसे z बराबर 0 तो एक्स वाई तल होता है, तो एक्स वाई तल को अपन लिख सकते हैं z बराबर 0। अब ये एक्स जेड तल है, इसमें y बराबर 0 और ये वाई जेड तल है, तो वाई जेड तल का समीकरण होगा x बराबर 0। तो 3 तो ये तल दिए गए, इनके पॉजिटिव मान होने चाहिए, x ग्रेटर पॉजिटिव क्वाड्रेंट में होना चाहिए, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 और z ग्रेटर देन 0। तो धनात्मक अष्टाशंक आ गया पहली बात तो ये। अब x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 एक तिरछा समतल इसमें पड़ा हुआ है, तो आपको चित्र के अनुसार दिख भी रहा है कि तिरछा समतल इस एक्स वाई जेड धनात्मक अष्टाशंक में पड़ा हुआ है। तो ये जो वॉल्यूम बन रहा है, इस वॉल्यूम में इस इंटीग्रल का मान निकालना है। तो सबसे पहले तो लिमिट देखें, तो लिमिट अगर अपन इसको इसी खंडों में, इस जैसे चौकोर बार में इस पूरे खंड को विभाजित करें, तो इसमें से एक बार जो मैंने दिखाई है आपको, वो बार ये रही। इसमें z का मान देखो, यहाँ तो z बराबर 0 होगा, एक्स वाई तल में तो z का मान 0 होगा, और अपर लेवल पर यहाँ पर ये जो मान लिखा है ये अपन ने समतल से लिखा है। तो समतल x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 है, तो इससे z का मान आ गया 1 माइनस एक्स माइनस वाई। तो ये अपन ने लिमिट लगा दी 1 माइनस एक्स माइनस वाई। तो z की लिमिट आ गई 0 से 1 माइनस एक्स माइनस वाई। अब y की लिमिट और x की लिमिट देखें तो वो अपन डबल इंटीग्रल में जैसे निकालते आए, केवल एक्स वाई तल में इस पर ध्यान दें अपन। तो एक्स वाई तल में अगर अपन इसको लंबी पट्टियों से बांट दें तो ये चली y बराबर 0 से y बराबर 1 माइनस एक्स। तो इसको उल्टी तरह से बांट दो आप, इसको यहाँ ऐसा करें, ये देखें तो ये y, यहाँ पर इसका मान है y बराबर 0 और यहाँ पर y का मान देखें, y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स तक पट्टी गई, और किसी एक पट्टी में खंड बना लें तो ये x बराबर 0 से और x बराबर 1 तक ये खंड गए, क्योंकि यहाँ पर अगर देखें तो x बराबर 1 आएगा। तो x बराबर डबल इंटीग्रल में किया है, ऐसे प्रश्न काफ़ी किए हैं, तो उससे अपन आसानी से निकाल सकते हैं। तो x की लिमिट 0 से 1 आ गई, y की लिमिट 0 से 1 माइनस एक्स आ गई और z की लिमिट 0 से 1 माइनस एक्स माइनस वाई आ गई। अब इसको इंटीग्रेट करें तो सबसे पहले तो z के सापेक्ष इंटीग्रेट करेंगे, तो सबसे पहले z को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो z की पावर n माइनस 1 का इंटीग्रल z के सापेक्ष आएगा, z की पावर n बटे n, तो ये 1 बटे n तो बाहर हो गया। और जब लिमिट रखेंगे 0 से 1 माइनस एक्स माइनस वाई, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स माइनस वाई की पावर n, ये n है यहाँ पावर, और dx dy, तो इंटीग्रेट z के सापेक्ष अपन ने कर दिया। अब इसमें y के सापेक्ष इसे इंटीग्रेट करना है, तो उसके लिए यहाँ प्रतिस्थापन अपन करते हैं, y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स इंटू टी, तो dy हो जाएगा 1 माइनस एक्स डी टी, एक्स अचर है, तो इसको इंटीग्रेट करके मान निकालें। तो मान निकालने के लिए देखिए i का मान देखते हैं, 1/n पड़ा हुआ ही है, 0 से 1 इंटीग्रल की लिमिट है ही, x की पावर l माइनस 1 ऐसे एज इट इज़ है। अब y को अपन ने रख दिया 1 माइनस एक्स टी की पावर m माइनस 1, ये m माइनस 1 है ही। लिमिट अभी देखेंगे क्या हुई इसकी, तो 1 माइनस एक्स टी रख रहे हैं तो 0 है, x 0 है, तो y की लिमिट निकाल ली, और 1 माइनस एक्स की जगह 1 माइनस एक्स है, तो अपन इसकी t की लिमिट निकालना चाहते हैं, तो t बराबर हो गया y अपॉन 1 माइनस एक्स। तो जब y बराबर 0 लिया तो t बराबर भी 0 आ गया, और जब y बराबर 1 माइनस एक्स लिया तो t बराबर 1 आ गया, तो ये m माइनस 1 पावर ही हुई। और बाकी अपन ने यहाँ पर भी 1 माइनस एक्स था ही, और y को रख दिया 1 माइनस एक्स टी की पावर n है ही, और dx की जगह dy की जगह आ गया 1 माइनस एक्स डी टी और dx। इसको ठीक तरह से लिख लिया तो x की पावर l माइनस 1 पड़ा ही था, 1 माइनस एक्स की पावर m प्लस n कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में बचा 0 से 1 t की पावर m माइनस 1, 1 माइनस टी की पावर n डी टी। ये अपना बीटा फंक्शन ही है, बीटा m n प्लस 1 बन गया, और ये dx है, बीटा फंक्शन में पढ़ा था अपन ने। तो ये तो बीटा 1/n बार पढ़ा ही था, और ये बीटा m n प्लस 1 ये रहा। अब इस इंटीग्रल को देखते हैं, 0 से 1 x की पावर l माइनस 1, 1 माइनस एक्स की पावर m प्लस n dx।
ये अगर देखें तो बीटा एल बीटा एम प्लस एन प्लस वन बन गया। अब इन दोनों बीटास के मान निकाल लें तो हल करने पर ये आ रहा है गामा एल गामा एम गामा एन ओवर गामा एल प्लस एम प्लस एन प्लस वन। क्यों? क्योंकि बीटा एम एन का मान आता है गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन प्लस वन। तो इन दोनों के मान लिखे, जो कटा काट दिया, और गामा एन प्लस वन होता है एन गामा एन। तो ये अपन लिख सकते हैं, जैसे गामा 5 है तो 4 3 2 1, या अपन चाहें तो 4 इंटू गामा 4 भी लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पर बताया हुआ है, तो इसको एक लाइन में अपन लिख के आसानी से हल कर सकते हैं। तो ये डिरिचलेट इंटीग्रल है। तो ट्रिपल इंटीग्रल में एक बहुत बड़ी सुविधा अपने को प्राप्त हो गई कि अगर समाकलन डिरिचलेट इंटीग्रल के रूप में लिखा जा सकता है तो उसका मान बिना इंटीग्रेट करे अपन सीधा गामा फंक्शन से ज्ञात कर लेंगे, तो उसमें अपने को इंटीग्रेट नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह के प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि कोई प्रश्न दे दिया तो वो अपन चाहेंगे कि डिरिचलेट में बन रहा हो तो डिरिचलेट में बना लें और फिर गामा फंक्शन से उसका आंसर निकाल लें, तो वो सीधा आंसर प्राप्त हो जाता है बिना इंटीग्रेट करे। तो इसको ठीक तरह से तैयार कर लें। तो ये आपका ट्रिपल इंटीग्रल का चैप्टर था जो अपन ने पढ़ा था। इसको दूसरी तरह से दोबारा एक नोट्स के साथ भी आपको बताया जा रहा है, तो इसको तैयार कर लें।